गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 9 चैप्टर 3 जो ड्रेनेज सिस्टम वाला है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कि अपवा तंत्र। अपवा तंत्र का मतलब है कि नदियां जब बहती हैं तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं, स्मॉल स्ट्रीम आके उसमें कनेक्ट करती हैं और एक बड़ी रिवर्स को जो है मेंटेन करती हैं। तो ये जो चारों तरफ से बहकर आने वाले ड्रेनेज सिस्टम को हम क्या कहते हैं? अपवा तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जो एक बड़ी रिवर में छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं और एक बड़ा जल निकासी तंत्र बनाती है, वो ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। द टर्म ड्रेनेज एंड डिस्क्राइब एंड द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया दैट स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर एंड फ्लो फ्रॉम द मेन रिवर विच एंड दे ultimately drain into a large water body such as a lake or sea or ocean। तो क्या बताया कि वो सिस्टम, वो ड्रेनेज सिस्टम जिसके अंदर वो टर्म जो है, इसका शब्द जो है, वो सिस्टम क्या इंगित करता है कि वो एरिया जो कंप्लीट छोटी छोटी स्ट्रीम से जो बहकर आती हैं, उनके डिफरेंट डायरेक्शन से, जो डिफरेंट डायरेक्शन से छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहकर आती हैं, छोटे छोटे नदी नाले बहकर आते हैं और एक बड़ी नदी में आके मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? उस नदी का ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, अपवा तंत्र कहलाता है। और क्या बताया है? कम टुगेदर एंड फ्रॉम द मेन रिवर विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी, और एक बड़े लार्ज वाटर बॉडी में आके मिल जाती हैं। जैसे बताया कि लेक और सी एंड ओशियन, ये झील में भी मिल सकती हैं, सी में भी मिल सकती हैं और ओशियन में भी मिल सकती हैं। ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती हैं। कुछ हमारी रिवर्स हैं वो कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, और कुछ हमारी रिवर्स जो है वो कहाँ जाके गिरती हैं? अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। और कुछ इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम वाली नदियां भी हैं, तो वो जाके हमारे यहाँ रेत के दौरों में या हमारे डेजर्ट के अंदर विलीन हो जाती हैं, वो समुद्र तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो मेनली हमें दो भागों में नदियों को बांटा। एक तो वो नदियां जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरने वाली हैं, एक वो नदियां जो अरेबियन सी में गिरने वाली हैं। तीसरी कैटेगरी अगर हम अलग करना चाहें तो तीसरी कैटेगरी वो कैटेगरी है जो समुद्र में नहीं जाती है, बल्कि वो क्षेत्रीय या टेरिटोरियल जगहों पे ही जाकर विलुप्त हो जाती है, मिट जाती है, क्योंकि वो बारिश में उसका जो फ्लो होता है वो स्लो होता है, और स्लो होने के कारण वही पानी सोख लिया जाता है, वही पेनिट्रेट हो जाता है, आगे नहीं जा पाती है। अब बात करें, द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। एक नदी के द्वारा, एक सिंगल नदी के द्वारा बनाया गया सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो क्या कहलाता है? उसका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। मतलब उस नदी का कटेसमेंट एरिया जिसमें वो नदी बहा करती है, वो सिंगल नदी का अगर हो तो ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। तो ड्रेनेज बेसिन में और डेल्टा में बड़ा फर्क होता है। कई बार आपने डेल्टा शब्द सुना होगा। जब हमारी गंगा नदी माउंटेन हिमालय से होकर निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उससे पहले उसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज वगैरह, यमुना, गंगा, ये चंबल वगैरह जो है, बहुत सारी नदियां उसमें ट्रिब्यूटरीज के रूप में मिलती हैं। और जब वो जाकर डेल्टा बनाती है अपने मुहाने पे, अपने लास्ट के छोर पे, और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। और पिछली क्लास 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा सुंदरवन डेल्टा कहने का कारण क्या है, कि वहां सुंदरी नाम के ट्रीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और वो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, हमेशा ग्रीनरी रहने के कारण उन्हें सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। वहां बंगाल का टाइगर फेमस है, बंगाल का टाइगर उनमें रहते हैं, और वह नदी जाकर लास्ट में पद्मा के नाम से कहाँ जाके गिरती है, जब ब्रह्मपुत्र वगैरह मिल जाती है तो बांग्लादेश होती हुई बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इस प्रकार हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो सिंगल सिस्टम होगा वो ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर अगर उसको बनाती है तो वो डेल्टा कहलाएगा। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज ए माउंटेन और अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन्स सच एन अपलैंड इज नोन एज ए वाटर डिवाइड। आपने 8th क्लास में ही पढ़ा था कि वाटर डिवाइड लाइन क्या है। तो वहां आपने माउंटेन अरावली सीरीज के बारे में पढ़ा था कि अरावली सीरीज हमारे राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में बांटती है। एक तो उसके नॉर्थ साइड में जाने वाला और उसके साउथ साइड से जाने वाला। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ अगर बात करें तो वो एलिवेटेड एरिया, वो उठा हुआ भाग जो माउंटेन हो सकते हैं या अपलैंड, मतलब उठी हुई, ऊपर उठी हुई जल सतह जो है, हमारी भूमि की सतह हो सकती है, जमीन की सतह हो सकती है, तो वो पानी को क्या करती है? दो भागों में बांट देती है। इसे हम क्या कहते हैं? टू ड्रेनेज सिस्टम बेसिन सच एज एन अपलोड एंड वाटर डिवाइड। उसको हम वाटर डिवाइड या जल विभाजक कहते हैं। ये जल विभाजक इस डायग्राम से आप देख सकते हैं
कि ये हमारे माउंटेन सीरीज का उठा हुआ भाग है। इस माउंटेन सीरीज से जो ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है, इस ऊपर उठे पार्ट से देखो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं, छोटी छोटी जो नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बहकर आकर एक बड़ी नदी बना रही हैं। डायग्राम को आप ध्यान से देखें, दोनों तरफ से जो ऊपर उठे हुए माउंटेन सीरीज हैं या ये अपलैंड पार्ट है, इस अपलैंड पार्ट से छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज निकल के कहां जा रही हैं, एक बड़ी नदी में आके मिल रही हैं। तो आप इसको देखते हैं तो इस वाटर डिवाइड लाइन के दूसरी छोर पे भी आप देख रहे हैं कि इधर भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जाकर ये छोटी छोटी स्ट्रीम मिलकर एक बड़ी नदी बना रही है। तो ये मेन रिवर होगी और इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी। तो मेन रिवर में जाकर ये मिलती हैं, तो आप देख रहे हैं कि जल को दो भागों में बांट रही है। देखिए आप गौर से, यहां से यूं गई और यहां से यूं गई, एक अलग से नदी बह के जा रही है, और यहां से यूं आई और यहां से यूं आई और एक अलग रिवर बहकर जा रही है। तो आप देखते हैं जो ये मेन लाइन हुई वाटर डिवाइड लाइन कहलाएगी। इन दोनों नदियों की डायरेक्शन अलग होगी, इनकी साइड अलग हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाटर डिवाइड लाइन कहेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने देखा वाटर डिवाइडिंग लाइन के बाद अब देखते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को हमने मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप। क्या कहा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे रिलीफ ढाल और उठाव की वजह से इसको मेनली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, और टू ग्रुप्स जो है मेन ग्रुप बताया है, द हिमालयन रिवर ग्रुप एंड द सेकंड है द पेनिसुलर ग्रुप। तो हिमालयन ग्रुप की अलग रिवर है, पेनिसुलर रिवर अलग है। इन दोनों में खासा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हिमालयन जो रिवर हैं ये लगभग वर्ष भर थ्रू आउट ऑफ द ईयर बहती रहती हैं, साल भर बहती रहती हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इनको वाटर रिसीविंग जो होता है वो मेल्ट स्नो से होता है, पिघली हुई बर्फ से इनको पानी मिलता है। सीजन में तो खैर बहेंगी, लेकिन अगर बारिश का सीजन ना भी हो, मानसून चला भी गया हो, तो भी 12 नदियां हैं, हमेशा बहती रहती हैं, क्योंकि बर्फ पिघल के जो ग्लेशियर जो जमे हुए हैं, ग्लेशियर पिघल के 12 महीने बहते रहते हैं और नदियों में आते रहते हैं। इस प्रकार इनको हमेशा से पानी की अवेलेबिलिटी रहती है और ये हमेशा 12 नदियां बहती रहती हैं। इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हमारे हिमालय की नॉर्थ साइड से बहती हुई आती हैं, और ये माउंटेन को काटती हैं, और काटने से जो कट माउंटेन एंड मेकिंग जॉर्ज, तो वो क्या करती हैं, माउंटेन सीरीज को काटती हैं, दो पहाड़ों को बीचों बीच काट के उसमें जॉर्ज बना देती हैं, और ये जॉर्ज इस प्रकार से एक धुआंधार जलप्रपात के रूप में, एक स्नोफॉल के रूप में या वाटरफॉल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और टूरिस्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन जॉर्ज को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट भी इनको आते हैं। तो इस प्रकार ये माउंटेन कट करने में माहिर होती हैं, बहुत स्पीड से बहती हुई आती हैं और कट करके जॉर्ज का निर्माण करती हैं। कैरी ह्यूज लॉट्स ऑफ द सिल्ट एंड सैंड एंड मेकिंग डेल्टास। क्या कहा कि बहुत सारा कैरी करके चलती है, लोड करके चलती है सिल्ट और सैंड, ये मिट्टी और कंकड़ पत्थरों को बहुत भारी मात्रा में जो है काट कर अपने साथ सोइल इरोजन करके अपने साथ बहाकर लाती हैं और लाकर नदियों के मुहाने पे जमा देती हैं, और इस जमाव से प्यारे बच्चों क्या बनते हैं, डेल्टाज बनते हैं। मैंने भी बताया था आपको कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं, नदियों को ओवरफ्लो कर देती हैं, बाढ़ के हालात पैदा कर देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिल्ट या जमाव जो है, तलछट जो है इलाके में जमा देती है, इसलिए नदियों का जो फ्लो है वो बाधित हो जाता है और नदियां चारों तरफ फैलने लगती है, तो चारों तरफ बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। इस प्रकार बात करें तो लॉन्ग कोर्सेज हैं, इनके रास्ते बड़े लंबे हैं। माउंटेन हिमालय से बे ऑफ बंगाल में जाने के समय बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं। जितना लंबा रास्ता होगा, जितना बड़ा पाथवे होगा, उतना ही बड़ा सिल्ट जाए बहाकर अपने साथ ये लाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये फ्लड के हालात पैदा कर देती हैं। अब हम बात करते हैं पेनिसुलर रिवर्स की। तो ये रिवर्स क्या है, सीजनल रिवर्स हैं, बारिश आएगी तो बहेंगी, अदरवाइज सूख जाएंगी। तो ये सीजनल रिवर्स हैं, ये थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, हमेशा साल भर बहती हैं। तो सीजनल रिवर हैं। A large number of the peninsular as their flow and depend on rainfall, और इनका जो रेनफॉल है उसी पे डिपेंड है इनका फ्लो, अदरवाइज ये रुक जाती हैं।
मेकिंग वाटरफॉल। और ये नदियां वाटरफॉल या झरने बनाती हैं और दो पार्ट में बहती हुई कुछ तो वेस्टर्न घाट में चली जाती हैं, कुछ ईस्टर्न घाट में चली जाती हैं। जो वेस्टर्न घाट में जाती हैं वो जाके कहां गिरती हैं? वेस्टर्न घाट वाली नदियां अरेबियन सी में जाके गिरती हैं और ईस्टर्न घाट में बहकर जाने वाली नदियां बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इसकी बात करें, रूट की बात करें तो इनका शॉर्ट रूट होता है, इनका शॉर्ट कोर्स होता है, क्योंकि पेनिसुलर इंडिया के अंदर बहुत लंबे रास्ते तय नहीं करने पड़ते हैं। उनके नजदीक में ही क्या आ जाता है, एक तरफ अरेबियन सी आ जाता है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल आ जाता है, इसलिए इनको लंबे रास्ते तय नहीं करने पड़ते, छोटे रास्ते में नदियां बहती हैं। अगर हम बात करें डेल्टा निर्माण कैसे होता है, जैसे माउंटेन आपको दिख रहा है डायग्राम में, इस माउंटेन के टू पार्ट्स में, टू साइड्स में वाटरफॉल आपको नजर आ रहा है, तो दोनों भागों में पानी बहकर एक रिवर में आता है और रिवर में बहुत सारी छोटी छोटी टेरिब्यूटरीज जाके मिलती हैं और यहाँ से इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होने से यहाँ पर क्या करती हैं, ये अपने साथ सोइल इरोजन करती हैं, डिपोजिशन करती हैं और सोइल इरोजन और डिपोजिशन की प्रक्रिया चलती रहती है। ये डिपोजिशन जाते जाते आगे बढ़ता चला जाता है और नदी की स्पीड जो है, अब पहले ढलानी क्षेत्र में बहुत तेज थी, अब धीरे धीरे जब ये फील्ड में जाती है, मैदानों में जाती है, तो इसका बहाव जो है धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो स्लो जो बहाव के कारण है ये तलछट सिल्ट जो गाद कीचड़ जो भी अपने साथ लेके आई है, जो भी मटेरियल रॉ मटेरियल लेके आई है, उसको डिपोजिशन करती रहती है, जमाती रहती है। जमते जमते ट्राइंगल नुमा शेप आगे नदी के मुहाने पे मुंह के ऊपर बन जाता है। ये ट्राइंगल नुमा शेप जो है यही क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। और ये डेल्टा बहुत ही फर्टाइल सोइल वाला होता है, बहुत ही फर्टाइल सोइल होती है। अगर एग्रीकल्चर के लिहाज से बात करें तो दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान हैं तो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के हैं, जिनमें आपके वीट, राइस, जूट और कॉटन की खेती बहुतायत से की जाती है। तो ये बहुत ही फर्टाइल सोइल वाले होते हैं। इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया बनती है, एक बनता है इसमें खादर और एक बनता है इसमें बांगर। प्यारे बच्चों, खादर के बारे में मैं आपको बताऊं, खादर वो प्रदेश होते हैं जहां न्यूली लोडेड सॉइल आती हो, नई मिट्टी आती हो, उसका जमाव होता हो, तो वो क्या कहलाता है, खादर। और वहां पर वर्तमान में भी प्रेजेंट टाइम में नदी का पानी पहुंच रहा है तो वो खादर कहलाता है। खादर बहुत ज्यादा फर्टाइल सोइल वाला होता है, उपजाऊ जमीन होती है। और बांगर वो होता है जहां पहले कभी नदी बहा करती थी लेकिन अब नदी का पानी वहां तक नहीं पहुंचता है और उसमें ओल्ड सोइल होती है, ओल्ड सोइल का जमाव होता है, पुरानी मिट्टी होती है उसमें, और पुरानी मिट्टी होने के कारण उसमें फर्टिलिटी भी की कमी आ जाती है, इसलिए अनउपजाऊ होती है, बांगर होती है, उसमें फसल अच्छी नहीं होती है, इसलिए उसको बांगर कहा जाता है। तो दो चीजों का निर्माण करती हैं। तो मैं समझता हूं कि आपने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में ये दो ड्रेनेज सिस्टम, द माउंटेन हिमालय वाला और पेनिसुलर रिवर वाला, ये दोनों ड्रेनेज सिस्टम आपने समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हिमालय रिवर कौन कौन सी हैं जो हिमालय से निकलती है और पेनिसुलर रिवर कौन सी है जो कहां से निकलती है और कहां गिरती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।